स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल कृष्णा सिंह देव। हम लोग कर रहे हैं लक्ष्य सीरीज फॉर 2023 एग्जामिनेशन विच इज ऑन 16th of February ऑफ कॉमर्स फॉर आईएससी स्टूडेंट्स हमने काफी सारे चैप्टर्स को टच अपॉन करा है अभी तक। बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड पास्ट ईयर्स पेपर्स करे हुए हैं। आज हम यहाँ मिल रहे हैं फॉर योर यूनिट फाइनेंसिंग अपने आप में काफी बड़ा यूनिट है जिसमें कि सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, जिसमें कि वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल को इफेक्ट करने वाले फैक्टर है। बैंकिंग की यूनिट भी इसी के अंदर आती है। इस चैप्टर का जितना ज्यादा पोर्शन हो पाएगा हम उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। यस, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है तो मैं ये नहीं बोलूंगी ये पूरी यूनिट में आपको करवा दूंगी, लेकिन इसमें से जितना मेजर पार्ट मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है मैं उसे करवाने की पूरी कोशिश करूंगी आप सबके साथ। तो चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है आपका सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी। मैं यहाँ से स्टार्ट करा रही हूँ। उसके पहले वाला जो चैप्टर है फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल एंड मीनिंग ऑफ फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल, उसे हम थोड़ी देर में करेंगे और टाइम मिलेगा तो करेंगे, ये बात भी बोल दूं। पहले मैं इस चैप्टर के ऊपर फोकस करना करती हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इंपॉर्टेंट तो फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल भी है, लेकिन इसका मुझे लग रहा है कि थोड़ी दिक्कत हो सकती है स्टूडेंट को खुद से पढ़ने में, इसीलिए आई एम फोकसिंग ऑन दिस चैप्टर फर्स्ट। तो अगर हम सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की बात करें तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कैन बी डिवाइडेड ऑन द वेरियस बेसिस। यहाँ पर जो आपको डिस्टिंक्शन दिखाई दे रहा है, जो बाइफर्केशन दिखाई दे रहा है, नॉट डिस्टिंक्शन, दैट इज ऑन द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, मतलब पीरियोडिक बेसिस पे इसका हम लोगों ने डिस्टिंक्शन किया हुआ है। लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो है उसके अंदर आता है हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम द कमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एंड मोस्टली जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं वो एक्विजिशन ऑफ फिक्स कैपिटल के लिए होते हैं। लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का यूज जो है कंपनी नहीं करती है फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। सो फॉर मीटिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आर यूज्ड बाय द कंपनी, whereas if we talk about the short term sources of finance, that is for meeting the working capital requirement of the company। यहाँ देखिए शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के अंदर आपको दिखाई दे रहा है पब्लिक डिपॉजिट, कमर्शियल बैंक, ट्रेड क्रेडिट, कस्टमर एडवांसेस, इंटू कॉर्पोरेट डिपॉजिट एंड इंस्टॉलमेंट क्रेडिट। इसमें से सबसे पहले हम ये वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। मेरी बोलने की स्पीड जो है वो थोड़ी तेज रहेगी बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट जो है यहाँ पर डिलीवर करके जाऊं। चलिए, तो इक्विटी शेयर्स का अगर हम बात करें तो इक्विटी शेयर्स जो होते हैं, फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर क्या है, ये है प्रायोरिटी ऑफ इशू। इनको प्रायोरिटी देती है कंपनी इशू करने के लिए, क्योंकि इक्विटी शेयर्स इशू करना मतलब कि कंपनी के ओन्ड फंड को इंक्रीज करना होता है। और जब भी कंपनी इक्विटी शेयर इशू करती है उसे पता होता है कि इट इज शेयरिंग द कंट्रोल, लेकिन इसके साथ साथ बेनिफिट बहुत सारे हैं इक्विटी शेयर्स को इशू करने के लिए, जो आगे हम बेनिफिट में देखेंगे कि ये एक परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल हो जाता है। यहाँ पे आपको कोई प्रॉमिस नहीं करना होता कि इतना ही डिविडेंड पे करेंगे एंड कोई भी बर्डन ऑन कैपिटल भी नहीं होता है। नो प्रेफरेंशियल राइट, इक्विटी शेयर होल्डर को किसी भी तरह का प्रेफरेंशियल राइट नहीं दिया जाता है। जैसे कि प्रेफरेंशियल होल्डर को राइट होता है कि डिविडेंड का जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा, नहीं, इक्विटी शेयर होल्डर को इनफैक्ट रेसिडुअल पार्ट मिलता है। बहुत बार ऐसा भी होता है इक्विटी शेयर होल्डर को कोई भी डिविडेंड नहीं डिक्लेयर किया जाता है। रीपेमेंट इन द एंड, सबसे लास्ट में इनका रीपेमेंट किया जाता है। लास्ट में रीपेमेंट मतलब कि बाहरी जितनी भी पार्टीज है, सारी आउटसाइड पार्टीज, जो थर्ड पार्टी जिनको हम बोलते हैं, मैंने मतलब कि लेंडर्स को हम पहले पेमेंट करेंगे, उसके बाद जो बचेगा उसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा एंड बचा हुआ पार्ट जो है एट द लास्ट टाइम उनको रीपेमेंट किया जाएगा। रीपेमेंट का मतलब यहाँ पर होता है इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। रीपेमेंट का मतलब डिविडेंड आप बिल्कुल ना समझे। वोटिंग राइट्स, ये ओनली एंड ओनली शेयर होल्डर्स हैं जिनको वोटिंग राइट्स मिलते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मोस्टली वोटिंग राइट नहीं मिलते। मैं मोस्टली क्यों बोल रही हूँ आप टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड डिबेंचर होल्डर्स को बिल्कुल भी नहीं मिलता है। इन्हीं लोगों के पास कंट्रोल ऑफ कंपनी होता है एंड ओनली दीज पीपल आर कॉल्ड इन एजीएम। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी बुलाया जाता है लेकिन उन्हें वोटिंग राइट्स बहुत ही लिमिटेड होते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द डिबेंचर होल्डर, दे आर नॉट इवन कॉल्ड इन एजीएम, दे हैव क्लास मीटिंग्स अलग से। सो ये है सारे के सारे फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। आप मीनिंग याद करें, उसी में फीचर्स जोड़ करके याद कर लें। एडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स की अगर हम बात करें इक्विटी शेयर्स की फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, तो एडवांटेजेस फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, नो लाइबिलिटी ऑफ रीपेमेंट, उन्हें रीपेमेंट की कोई लाइबिलिटी नहीं होती। हाँ, कंपनी कैन बाय बैक द शेयर्स बट रीपेमेंट की कोई फिक्स लाइबिलिटी होगी ऐसा नहीं है। नो चार्ज ऑन द एसेट, जैसे कि डिबेंचर्स इशू करते टाइम या फिर किसी लोन को लेते टाइम हमें क्या करना पड़ता है, मॉर्गेज रखना पड़ता है कुछ
कुछ एसेट को, यहाँ पर कोई भी मॉर्गेज रखने की जरूरत नहीं है, नो बर्डन ऑन द फिक्स एसेट। देन अनलिमिटेड सोर्स, जितनी भी बार चाहे कंपनी अपना आईपीओ या एफपीओ निकाल सकती है एंड ये कैपिटल रेज कर सकती है। स्मॉल नॉमिनल वैल्यू होती है इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर्स की, इसीलिए ये एक अपील करते हैं टू द कॉमन इन्वेस्टर एंड पब्लिक एट लार्ज, जो कि मिडिल क्लास फैमिलीज है वो यहाँ पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती हैं, वो बहुत ज्यादा है नंबर में, तो कंपनी को अच्छी खासी कैपिटल रेज होने की पॉसिबिलिटी रहती है थ्रू इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। अगर हम बात करें सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, यस इक्विटी शेयर्स आर सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, बिकॉज जितना इक्विटी शेयर का मार्केट में रेट बढ़ेगा वो प्रेस्टिजियस होता है कंपनी के लिए, और ये दिखाता है कि कंपनी की जो इमेज है इन द आईज ऑफ पब्लिक वो हाई है, क्योंकि दे आर बाइंग द शेयर्स एंड उनके शेयर्स के प्राइसेस भी हाई जा रहे हैं। नो बर्डन ऑन अर्निंग्स, बर्निंग के ऊपर कोई बर्डन नहीं होता है, क्योंकि आप उनको ना तो कोई एसेट मॉर्गेज रख रहे हो जो हमने यहाँ पे पढ़ा, नो चार्ज ऑन द एसेट, एंड दूसरी बात ये कि आप उन्हें कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हो, कोई प्रॉमिस ऑफ रिटर्न है ही नहीं, मतलब डिविडेंड भी दिया जाएगा तो कंपनी की विश के ऊपर है। अगर डायरेक्टर्स को तो दूसरे कोई ग्रोथ प्रोजेक्ट दिखाई देते तो दे विल इन्वेस्ट मनी ओवर देयर, दे विल नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर। तो किसी भी तरह का बर्डन नहीं है, जैसे कि अगर आपने शेयर्स इश्यू कर दिए तो इंटरेस्ट का बर्डन होता है कि डिबेंचर्स इश्यू कर दिए तो इंटरेस्ट पे करने का बर्डन होता है, यहाँ पर किसी भी तरीके का बर्डन नहीं होता है कंपनी के ऊपर। सो ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एडवांटेजेस है। आप याद रखिए जितने भी हमें टाइप्स ऑफ फाइनेंसेस दिए हैं, मेजर जो बड़े वाले सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, वहां पर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी एंड पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर या शेयर होल्डर इन दिस केस आपको दोनों की तरफ से एडवांटेजेस दिखाई देंगी। और स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार एग्जाम में, जहां पर आपसे एडवांटेज फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू एंड एडवांटेज फ्रॉम द शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू और इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जाता है, तो आप बिल्कुल भी इसे मिक्सअप करने की गलती मत करना, बहुत ध्यान से लिखना। कई बार ना जैसे क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि अरे वाह एडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर, जो शेयर्स में हम पढ़ते ही नहीं है कि ये भी लिखा हुआ है एडवांटेजेस फ्रॉम हुज पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप ठीक से क्वेश्चन रीड करना और फिर इसका आंसर करना, अदरवाइज दे कैन बी मिस्टेक्स होंगे, फिर आपके सारे मार्क्स चले जाएंगे। तो प्लीज ऐसा ना हो, इसका ध्यान रखें और पूरे मार्क्स लेने की कोशिश करें। चलिए एडवांटेज फ्रॉम द इक्विटी शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। सबसे पहला वोटिंग राइट, ये अकेले ऐसे लोग होते हैं जिनको वोटिंग राइट मिलता है, मतलब कि कंट्रोल ऑफ कंपनी में इनका पार्टिसिपेशन होता है एंड असली मालिक तो कंपनी के यही लोग हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी, जैसे कि जो डिसएडवांटेज है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की या पार्टनरशिप बिजनेस की, भाई अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, कोई भी नहीं चाहता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी लेना अच्छे जमाने में। अगर हमें एक पैसिव इनकम कमानी है तो हम शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं और हमें पता है ज्यादा से ज्यादा लॉस कितना होगा, जितना हमारा इन्वेस्टेड वैल्यू उससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता है। तो ये लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, वो इसकी वजह से भी शेयर्स को लाइक किया जाता है बाय द कॉमन इन्वेस्टर्स। देन हाई रेट ऑफ डिविडेंड, एंड जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो हाई रेट ऑफ डिविडेंड देती है। जैसे हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बोलूं तो टीसीएस एज अ कंपनी, टाटा जो बहुत अच्छा शेयर्स पे डिविडेंड देती है। अभी क्वार्टरली डिविडेंड 75 रुपीज पर शेयर का क्वार्टरली डिविडेंड डिक्लेयर किया गया, मुझे भी मिला है 750 रुपए। 10 शेयर है मेरे पास टीसीएस की, छोटी सी इन्वेस्टर हूं मैं, तो मुझे 750 रुपए मिला और फ्री का 750 रुपए आया, तो बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट के ऊपर अच्छा डिविडेंड भी मिले, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो शेयर होल्डर जो नहीं एक्सपेक्ट करता उससे भी ज्यादा उसको रिटर्न मिल सकती है कई बार फॉर्म ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ राइट ऑफ प्रीएम्पशन, राइट ऑफ प्रीएम्पशन मतलब क्या होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को पहले पूछा जाएगा, राइट इश्यू करा जाएगा तो उनसे सबसे पहले पूछा जाएगा कि भाई आपको शेयर्स चाहिए कि नहीं चाहिए। कैपिटल गेन्स होती है उनको, कैपिटल गेन मतलब जो लोग बोलते हैं ना 100 रुपए का शेयर खरीदा था 1000 रुपए में बेचा, जो डिफरेंस होता है उसकी फेस वैल्यू या परचेजिंग या एक्विजिशन प्राइस एंड सेलिंग प्राइस के बीच में, उसको बोलते हैं कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन सबसे ज्यादा इक्विटी शेयर के केसेस में ही होती है। नो इनकम टैक्स ऑन डिविडेंड, हालांकि ये वाला जो पॉइंट है अब पुराना हो गया, ऑब्सोलीट हो गया, बट स्टिल इट इज देयर इन द बुक, क्योंकि अब जो है डिविडेंड लगता है, टैक्स लगता है ऑन डिविडेंड ऑल्सो। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट ऑब्सोलीट है। अब द टैक्स पेयर जो डिविडेंड मिलता है जैसे रिसीवर या शेयर होल्डर के हाथ में भी डिविडेंड जो है टैक्सेबल है। एग्जेम्पशंस है उसमें कुछ कुछ जगह पर, बट मोस्टली इट इज टैक्सेबल ओनली। चलिए अब चलते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर। डिसएडवांटेजेस भी देखिए दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से दी गई हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहले कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएडवांटेजेस है मैनिपुलेशन ऑफ कंट्रोल कंसर्निंग द वोटिंग राइट्स, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे हाथों में जब वोटिंग राइट्स डिवाइडेड हो जाते हैं तो मैनिपुलेशन ऑफ कंट्रोल हो सकता है। डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन, क्योंकि इक्विटी शेयर्स को इश्यू करते टाइम आपको कोई भी एसेट मॉर्गेज पे नहीं रखनी, आपको ये भी पता है कि आपके ऊपर कोई फिक्स बर्डन नहीं आने वाला है। तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि कंपनीज जो है ना
वो ओवर कैपिटलाइज कर लेती है, मतलब कि जरूरत नहीं है तो भी इशू कर दिया ज्यादा शेयर्स, तो ऐसा करने से ओवर कैपिटलाइज हो जाता है, रैकलेस यूज ऑफ फाइनेंसेस होता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। नो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मतलब होता है लिवरेज करना ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर का अर्निंग पर शेयर बढ़ाना बाय यूजिंग द डेट। अगर आप ज्यादा से ज्यादा इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे थे, इसका मतलब क्या है कि आपने डेट का इस्तेमाल ही नहीं किया और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी नहीं कर रहे, विच इज नॉट अ गुड थिंग। कॉस्टली, हाई शेयर इशू एक्सपेंसेस होते हैं। हाँ, इक्विटी शेयर के ऊपर आपको कोई फिक्स बर्डन नहीं आता है कि डिविडेंड पे करना है, कंपल्शन नहीं है, कोई बर्डन ऑन फिक्स एसेट भी नहीं है, लेकिन इशू करते टाइम जो एक्सपेंसेस होते हैं वो हाई होते हैं, क्योंकि पब्लिक को अट्रैक्ट करना होता है, उन्हें परसुएड करना होता है कि वो आए और हमारे शेयर्स को परचेस करें, तो शेयर इशू एक्सपेंसेस हाई होते हैं। इनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल मतलब कि एक बार कंपनी ने शेयर्स इशू कर दिए तो नॉर्मली बायबैक नहीं करती है। बायबैक का भी ऑप्शन जो है वो लिमिटेड ही होता है, हर साल में एक लिमिटेड अमाउंट ही बायबैक के लिए अलाउ किया जाता है, सारे के सारे शेयर्स को बायबैक नहीं किया जाता है। तो बहुत सोच समझ के कंपनी को शेयर्स इशू करने होते हैं, क्योंकि ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाएगा, डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, तो ये कुछ जो है डिसएडवांटेजेस है। ओके, चलिए अब देखते हैं What are the disadvantages from shareholders point of view? shareholders point of view से disadvantage है perpetuation of control by a few। ऐसा हो जाता है कि जिन लोगों के हाथ में बहुत ज्यादा शेयर्स है, उनके हाथ में ही ज्यादा वोटिंग राइट होते हैं और वो दूसरे लोगों को डोमिनेट करने लगते हैं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का एक प्रोविजन है लॉ में, लेकिन फिर भी ज्यादातर यही देखा जाता है कि जो ज्यादा शेयर होल्ड करते हैं उनका ज्यादा बात चलती है। देन है हाई रिस्क। रिस्क इनकी हाई है क्योंकि एक तो उनको कोई भी एश्योरिटी नहीं है कि उन्हें डिविडेंड मिलेगा या रिटर्न मिलेगी, मार्केट में शेयर के प्राइसेस फॉल हो सकते हैं, उनकी पूरे का पूरा पैसा जो है वो डूब सकता है, कोई भी एश्योरिटी नहीं है कि उन्हें प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस मिल जाए, तो रिस्क इज हायर देन एनी अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस। देन अनहेल्दी स्पेक्यूलेशन। अनहेल्दी स्पेक्यूलेशन मतलब स्टॉक मार्केट में प्राइसेस बढ़ेंगे कम होंगे, ये स्पेक्यूलेशन चलता रहता है, उसकी वजह से लोग शेयर खरीदते बेचते रहते हैं, तो एक तरीके का अनहेल्दी स्पेक्यूलेशन है, बट दिस इज हाउ द मार्केट वर्क्स। ओके, चलिए गोइंग टू द नेक्स्ट हेडिंग, व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर्स। अनदर सोर्स ऑफ फाइनेंस इज प्रेफरेंस शेयर। थोड़ा सा पानी पी लिया जाए यहाँ पर। चलिए, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनका डिविडेंड जो है उनके सामने प्रीफिक्स लगा होता है, 10% प्रेफरेंस शेयर, 15% प्रेफरेंस शेयर, 5% प्रेफरेंस शेयर, इस तरीके से। तो वो उनकी डिविडेंड की रेट जो है फिक्स होती है। जब भी कंपनी के पास प्रॉफिट अर्न होगा, कंपनी इतने % से इन लोगों को डिविडेंड दे देगी। प्रिंसिपल टू बी रिटर्न बिफोर सच इज डन और इक्विटी शेयर होल्डर। तो प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न कर दिया जाएगा। रिडीमेबल होते हैं मोस्ट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर, और आफ्टर अ सर्टेन पीरियड इनको रिडीम कर लिया जाता है, और बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर इनका पेमेंट किया जाता है। नेक्स्ट इज नो वोटिंग राइट। इनको कोई भी वोटिंग राइट नहीं मिलता। हाँ, लिमिटेड वोटिंग राइट है। आगे जाके आप देखेंगे कि किसी जहां पे उनके मैटर से रिलेटेड कुछ डिस्कस हो रहा है, उन्हें वोटिंग राइट रहेगा, या फिर कंपनी ने लगातार कई सालों तक उनको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, देन उनको क्या मिल जाता है? उनको मिल जाता है वोटिंग राइट। चलिए, हाइब्रिड सिक्योरिटी होती है ये एक तरीके की, जहां पे फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर मिलते हैं और आपको फीचर्स ऑफ डिबेंचर भी देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। एंड अगर बात करूं फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर के, तो डिविडेंड पेबल ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट अर्न नहीं होगा तो कोई भी डिविडेंड इनको पे नहीं किया जाएगा। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, किसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर के अंदर आता है कि ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड कैसे डिविडेंड पे किया जाता है। एक होता है क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर मतलब पिछले साल प्रॉफिट नहीं हुआ था, कोई डिविडेंड नहीं मिला, इस साल प्रॉफिट हुआ तो इस साल का डिविडेंड तो मिलेगा ही। जो भी प्रीफिक्स है 6% प्रेफरेंस शेयर, 9% प्रेफरेंस शेयर, वो तो मिलेगा ही। पिछले साल का भी क्युमुलेट हो गया है, वो डिविडेंड भी मिलेगा। नॉन क्युमुलेटिव, जिनको ऐसा कुछ नहीं है, इस साल प्रॉफिट हुआ, इस साल का प्रॉफिट का शेयर ले लीजिए, मतलब डिविडेंड ले लीजिए, पिछले साल का भूल जाइए, रात गई बात गई। देन पार्टिसिपेटिंग इन सरप्लस प्रॉफिट, मतलब तुम्हें तुम्हारे रेट से तो डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। 6% प्रेफरेंस शेयर है, 6% से प्रॉफिट डिविडेंड ले लिया उन्होंने, उसके अलावा जो सरप्लस प्रॉफिट बचा हुआ है उसमें भी दे कैन पार्टिसिपेट। इसे बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, मतलब कि उन्हें डबल फायदा हो रहा है। वेयर एज नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर सिर्फ अपना हिस्सा लेकर चुपचाप बैठेंगे, उनको दूसरा सरप्लस में शेयर करने के लिए नहीं मिलेगा। रिडम्पशन के बेसिस पे अगर हम डिफरेंस देखें तो रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं। रिडीमेबल मतलब आफ्टर अ सर्टेन पीरियड दे विल बी बॉट बैक बाय द कंपनी, उनको रिडीम कर दिया जाएगा, मतलब उनका रीपेमेंट कर दिया जाएगा। एंड इरिडीमेबल जो कि परमानेंट कैपिटल हो जाएंगे, जस्ट लाइक इक्विटी शेयर। कन्वर्टेबिलिटी के बेसिस पे कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर जो कि कन्वर्ट हो जाएंगे इंटू इक्विटी शेयर, एंड नॉन कन्वर्टेबल जिनका कन्वर्शन नहीं किया जाता है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इनको अच्छे से आप लोग पढ़ लें।
एडवांटेजेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर अगर हम देखें फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, तो एडवांटेजेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू इज फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि यह परमानेंट कैपिटल नहीं है, ये सिर्फ हम लोग रिडीम कर सकते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट इज रिपेएबल व्हेन इट इज नॉट रिक्वायर्ड। अपील टू कॉशियस इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर जिनको बड़ा डर लगता है, अरे भाई हमने शेयर्स में पैसा डाल दिया, हमारे पास तो ना तो डिविडेंड फिक्स आने वाला है, ना कंपनीज को वापस खरीदेगी, फिर क्या करेंगे, उन सबके लिए अपील करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स कर दी जाती है एंड कंपनी इसको बायबैक भी करेगी अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होंगे तो। देन है नो बर्डन ऑन प्रॉफिट्स, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो बर्डन ऑफ प्रॉफिट है वो नहीं होता है, क्योंकि अगर प्रॉफिट अर्न हुआ तो ही दिया जाएगा। इट इज नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। नो इंटरफियरेंस इन द मैनेजमेंट, क्योंकि इन लोगों को वोटिंग राइट्स दिए ही नहीं जाते, तो कोई भी इंटरफियरेंस ऑफ मैनेजमेंट नहीं होगा। नो चार्ज ऑन एसेट, जस्ट लाइक इक्विटी शेयर, नो चार्ज ऑन एसेट, कोई भी मॉर्गेज रख के एसेट के ऊपर इन लोगों को नहीं दिया जाता। एंड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड ये है, सो इट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी ऑल्सो। चलिए जाते हैं अब नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेजेस। सबसे पहले शेयर होल्डर को ये एडवांटेज है कि स्टेबल एंड रेगुलर डिविडेंड मिलेगा उनको, अनलाइक इक्विटी शेयर जहां पे डिविडेंड जो है रेगुलर मिलेगा या नहीं मिलेगा, फिक्स नहीं होता, और स्टेबल भी नहीं मिलेगा, अलग अलग रेट से मिलता रहेगा। देन कंपेरेटिवली लेस रिस्क होती है इन लोगों की, इक्विटी शेयर की सबसे ज्यादा रिस्क होती है, उससे कम रिस्क जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की होती है। रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इन 20 ईयर्स, क्यों लिखा हुआ है ये? क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में इरिडीमेबल डिबेंचर होते ही नहीं, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 रिडीमेबल डिबेंचर्स ही होते हैं, और वो भी 20 ईयर्स इज द मैक्सिमम पीरियड, उसमें इक्विटी ये जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं इनसे रिडीम कर लिया जाता है। एरियर्स ऑफ डिविडेंड इज प्लेबल इन केस ऑफ क्युमुलेटिव शेयर ओनली, तो ये स्पेसिफिक पॉइंट है जो कि एप्लीकेबल है ओनली इन द क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन क्युमुलेटिव के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता है। चलिए देखते हैं डिसएडवांटेजेस क्या है। अगेन फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू हमें डिसएडवांटेजेस देखनी है। सबसे पहले अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कॉस्टली सोर्स होता है, क्योंकि ये शेयर जो है इनको इश्यू करने के एक्सपेंसेस भी हाई होते हैं और इनके ऊपर एक फिक्स रेट से उन्हें डिविडेंड भी पे करना पड़ता है। रीपेमेंट बर्डन होता है, फिक्स रेट से रीपेमेंट करना है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा है प्रेफरेंस शेयर्स को इश्यू करते टाइम, मोर कंपेयर टू इक्विटी शेयर, ज्यादा फॉर्मेलिटीज है एंड लो अपील होती है। कॉशियस इन्वेस्टर्स को डिबेंचर ज्यादा अच्छा लगेगा, अगर वो इतने ही कॉशियस है तो प्रेफरेंस शेयर्स क्यों खरीदेंगे, डिबेंचर्स परचेस करेंगे, तो रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर ही इसको परचेस करते हैं। तो ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, डिसएडवांटेजेस है। अगर हम शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएडवांटेजेस डिस्कस करें तो लैक ऑफ वोटिंग राइट्स होता है यहाँ पर, ये उन लोगों को डिसएडवांटेज है। नो गारंटी ऑफ डिविडेंड, क्योंकि प्रॉफिट अर्न करेगी तभी डिविडेंड मिलेगा, ऐसा नहीं बोला गया कि प्रॉफिट अर्न नहीं किया तो भी आपको डिविडेंड मिल जाएगा। कैपिटल अप्रिसिएशन नॉर्मली नहीं होता है, इक्विटी शेयर में जैसे कैपिटल गेन होती है, प्रेफरेंस शेयर का उतना फ्लक्चुएशन नहीं होता है प्राइसेस में। फियर ऑफ बीइंग शोन द डोर, मतलब कि बाहर निकाला जा सकता है, कभी भी कंपनी नोटिस दे दे कि भाई हमारे पास इनफ फंड है, हम लोग बिफोर द पीरियड ओनली रिडम्पशन कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है विद द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सो दीज आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस। नाउ डिस्टिंक्शन बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर आ गए हम, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर तक के क्वेश्चन देखे जा रहे हैं इस तरीके के टॉपिक्स के ऊपर भी। डिफरेंस बिटवीन शेयर्स, डिबेंचर, डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है याद रखनी है आपको कि सबसे पहले आप बेसिस का कॉलम बनाएंगे और 2 कॉलम बनाएंगे, कॉलमनर फॉर्म में ही आपको बेसिस ऑफ डिफरेंस लिख के आना है। बिल्कुल रट लीजिए इस बात को, बहुत सारे बच्चे डिफरेंसेस लिख के आते हैं पैराग्राफ फॉर्म में। बेटा पैराग्राफ फॉर्म में आपको बिल्कुल भी डिफरेंसेस नहीं लिखने, यू हैव टू राइट द डिफरेंसेस इन कॉलमनर फॉर्म ओनली। सबसे पहले है नॉमिनल वैल्यू, प्रेफरेंस शेयर की जो नॉमिनल वैल्यू जनरली हाई होती है, वेयरएज इक्विटी शेयर की जो नॉमिनल वैल्यू वो कम होती है। डिग्री ऑफ रिस्क की बात करें तो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव वेरी हाई रिस्क एंड इक्विटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव कंपैरेटिवली लो रिस्क। ऐसा नहीं बोलूंगी कि बहुत लो है, क्योंकि रिस्क तो है इनके पास भी, डिबेंचर होल्डर या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के कंपैरिजन में इनके पास रिस्क ज्यादा है, लेकिन यस एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर इनकी रिस्क कम है। राइट टू डिविडेंड, इनको प्रायर राइट मिलता है डिविडेंड का, इसीलिए इनका नाम है प्रेफरेंस शेयर्स। एंड इक्विटी शेयर होल्डर को सबसे आखिरी में मिलता है, मतलब रेसिडुअल पार्ट मिलेगा। रेट ऑफ डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होती है, वेरएज इक्विटी शेयर होल्डर की जो रेट ऑफ डिविडेंड है इट वेरीज ईयर आफ्टर ईयर। रिफंड ऑफ कैपिटल प्रायर टू रिफंड ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाता है एंड इक्विटी शेयर होल्डर का आफ्टर ऑल द ऑब्लिगेशंस आर मेट। ये कब की बात हो रही है, इन द इवेंट ऑफ फाइंडिंग ऑफ कंपनी। वोटिंग राइट्स, लिमिटेड वोटिंग राइट्स होते हैं इनके, क्योंकि किसी किसी ओकेजन में ही इन्हें वोटिंग राइट दिया जाता है, वेयरएज इक्विटी शेयर होल्डर को तो हमेशा ही वोटिंग राइट मिलता है। रिडम्पशन की बात करें तो रिडीमेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी, वेयरएज प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर्स को कंपनी रिडीम नहीं करती है नॉर्मली। हाँ, बाय बैक का जो मैंने बताया था लिमिटेड अमाउंट, लिमिटेड परसेंटेज का बाय बैक इज पॉसिबल, जो कि यहाँ पर डिफरेंट
लिखते टाइम आप ना लिखे तो ही बेटर है। कन्वर्टेबिलिटी की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, लेकिन इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू प्रेफरेंस शेयर और एनी अदर फॉर्म। एरियर्स ऑफ डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एरियर ऑफ डिविडेंड मिल सकता है इन केस ऑफ क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, वेयरएज इक्विटी शेयर होल्डर को कोई भी डिविडेंड का एरियर नहीं मिलेगा। फर्दर इश्यू ऑफ शेयर्स, जब भी फर्दर इश्यू ऑफ शेयर्स किया जाता है तो राइट इश्यू किया जाता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, ओनली इक्विटी शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ऐसा कोई भी प्रीएम्प्टिव राइट नहीं मिलता है। देन इसके बाद हम चलते हैं आगे। बोनस शेयर को मैं अभी के लिए स्किप कर रही हूं, मैं बोरोड फंड की तरफ जा रही हूं स्टूडेंट्स। ये रहा डिबेंचर, क्योंकि मुझे लग रहा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं पहले यहां पर आ गई छोटे छोटे टॉपिक्स को स्किप करके। तो अगर मैं फीचर्स ऑफ डिबेंचर की बात करूं तो ये है एक डॉक्यूमेंट विच इज इन राइटिंग, इट इंक्रीजेस एट ए फिक्स रेट, इट इज सॉरी इंटरेस्ट एट फिक्स रेट इसके ऊपर दिया जाता है। हमने ये पॉइंट कर लिया, ये पॉइंट कर लिया, और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, इंटरेस्ट पेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। तो मतलब डिबेंचर होल्डर को हमेशा ही हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है नहीं कर रही है दैट डज नॉट मैटर। नो वोटिंग राइट्स होते हैं इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं है। चार्ज ऑन एसेट होता है, क्योंकि डिबेंचर्स कभी भी, हमारे पास एक टाइप ऑफ डिबेंचर है जिसको हम बोलते हैं बेयरर और नेकेड डिबेंचर, वो नॉर्मली इशू नहीं किया जाता है, इंडिया में तो नहीं होता है, हमेशा मॉर्गेज डिबेंचर ही होते हैं। तो चार्ज ऑन एसेट क्रिएट करते हैं। लीगल एक्शन में भी टेकन फॉर नॉन पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इंटरेस्ट, कंपनी वाइंडिंग अप में भी जा सकती है, इट इज सो सीरियस। प्रिंसिपल रिपेएबल आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड, ये जो डिबेंचर्स होते हैं इनका आफ्टर अ सर्टेन पीरियड रिडम्पशन किया जाता है एंड रिप्रेजेंट बोरोड फंड को ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो दीज आर सर्टेन फीचर्स ऑफ डिविडेंड डिबेंचर्स। और अगर बात करें शेयर्स और डिबेंचर्स के डिफरेंस की, 5 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है ये आपकी इस साल के सैंपल क्वेश्चन पेपर में। तो स्टेटस की बात करें तो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं ओनर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स होते हैं क्रेडिटर्स। यील्ड की बात करें मतलब रिटर्न, यील्ड का मतलब होता है रिटर्न्स की बात करें तो फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड होते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर को कोई भी प्रॉमिस नहीं किया जाता है डिविडेंड पे करने के लिए। वेरेस डिविडेंड की बात करें तो वो फ्लक्चुएटिंग है, लेकिन अगर बात करें इंटरेस्ट की तो वो फिक्स्ड होता है एंड फिक्स रेट से पे किया जाता है, रेगुलरली पे किया जाता है वेदर कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट और नॉट अर्निंग प्रॉफिट। कलेक्शन ऑफ फंड, जनरली इन इंस्टॉलमेंट कलेक्शन ऑफ फंड किया जाता है शेयर्स के केस में एंड जनरली इन लमसम। हालांकि ये वाला पॉइंट भी थोड़ा सा ऑब्सोलीट हो गया है, क्योंकि अब कोई भी कंपनी नॉर्मली लमसम में ही पैसा लेती है, ऐसे अलग अलग इंस्टॉलमेंट में पैसा कलेक्ट नहीं करती है। सिक्योरिटी, शेयर्स जो होते हैं अनसिक्योर्ड होते हैं, कोई भी मॉर्गेज नहीं रखा जाता है, वेयरएज डिबेंचर्स आर 99% मॉर्गेज रखकर ही इशू किए जाते हैं। कंडीशंस ऑफ इशू, देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन इशू ऑफ शेयर्स, वेयरएज डिबेंचर्स के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है एज पर द कंपनी लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात चल रही है ये। क्लेम एज टू रिटर्न डिविडेंड आर नॉट अ राइट, वेयरएज इंटरेस्ट इज अ राइट ऑफ द डिबेंचर होल्डर। कंपनी कैन गो इन द वाइंडिंग अप ऑल्सो, जैसे मैंने पहले बोला था। वोटिंग राइट्स, फुल वोटिंग राइट्स मिलते हैं, इनको कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं मिलता है। वोटिंग राइट्स छोड़ो, उनको एजीएम में बुलाया भी नहीं जाता है। रीपेमेंट यूजुअली इरिडीमेबल होते हैं इक्विटी शेयर्स, यस उनको बायबैक किया जा सकता है एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो सर्टेन परसेंटेज, एंड यहाँ पर कोई भी यूजुअली रिडीमेबल होता है। देन कन्वर्टेबिलिटी, इक्विटी शेयर किसी और में कन्वर्ट नहीं हो सकते, वेयरएज डिबेंचर कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। सो दिस इज द डिफरेंस। 5 मार्क का जो कि टाइप आया हुआ है क्वेश्चन। देन टाइप इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, टाइप के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सो लेट्स सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिबेंचर। तो सिक्योरिटी के बेसिस की अगर हम बात करें तो 2 तरीके के डिबेंचर होते हैं, नेकेड या जिसको हम बोलते हैं अनसिक्योर्ड डिबेंचर एंड मॉर्गेज डिबेंचर। अनसिक्योर्ड डिबेंचर आर नॉट इशूड इन इंडिया एज पर कंपनीज एक्ट 2013। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स आर नॉट टू बी इशूड बाय द कंपनी। एंड मॉर्गेज डिबेंचर जिनके ऊपर मॉर्गेज रखकर कोई एसेट को चार्ज रख करके फिर इशू किया जाता है। रिडम्पशन, रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल डिबेंचर्स हो सकते हैं, नॉर्मली डिबेंचर्स रिडीमेबल ही होते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी के ऊपर मतलब कि बेयरर डिबेंचर ऐसे होते हैं जिसका हाथ में है वो किसी और को दे दिया, उसी का बन गया वो, मतलब जिसके हाथ में डिबेंचर उसका वो डिबेंचर होल्डर बन गया या मालिक बन गया। रजिस्टर्ड डिबेंचर में अगर आप किसी और को डिबेंचर ट्रांसफर करते हो तो आपको कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ता है, कंपनी फिर आपका नाम काटेगी वहां से रजिस्टर्ड डिबेंचर होल्डर में, और जिस पर्सन के नाम पे ट्रांसफर कर दिया गया उसका नाम रजिस्टर हो जाएगा। कन्वर्टेबिलिटी, कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर हो सकता है। नॉन कन्वर्टेबल मतलब कि जो कि इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने तो अगर हम बात करें डिबेंचर्स की एडवांटेजेस की फ्रॉम द कंपनीज
पॉइंट ऑफ व्यू तो यहाँ पर दिखाई देता है इट इज इकोनॉमिकल सोर्स, बिकॉज यहाँ आप जब डिबेंचर्स इशू करते हैं तो कोई हाई रिटर्न नहीं देना है आपको, एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न होगी जो कि पहले ही डिसाइड कर लिया जाएगा कंपनी के द्वारा, और उसी रेट से हमें डिविडेंड देना होगा, और ये कंट्रोल में भी डिस्टर्ब नहीं करते। फ्रीडम ऑफ मैनेजमेंट मतलब इनको कोई वोटिंग राइट नहीं है, कंट्रोल में डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो कंपनी को ये फायदा है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, इनकी वजह से इक्विटी शेयर होल्डर का जो अर्निंग पर शेयर है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो इंटरेस्ट है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, हमारा टैक्स बर्डन भी कम करता है। नो डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन, बिकॉज डायरेक्टर्स खुद ही कॉशियस रहेंगे क्योंकि फिक्स बर्डन उनके ऊपर आने वाला है, तो वो लोग सोच समझकर ही डिबेंचर्स को इश्यू करेंगे। टैक्स रिलीफ मिलता है क्योंकि टैक्स, अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट तो आपको मालूम है EBIT होता है, पहले अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, फिर इंटरेस्ट डिडक्ट होता है, उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट होता है उसके ऊपर हम लोग टैक्स लगाते हैं, मतलब हमें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है यहाँ पर। नेक्स्ट इज अपील टू कॉशियस इन्वेस्टर्स होती है। अगर हम बात करें शेयर डिबेंचर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एडवांटेजेस है, क्योंकि सेफ्टी ऑन इन्वेस्टमेंट होती है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है। डिबेंचर्स जो है वो क्या होते हैं, मॉर्गेज डिबेंचर्स होते हैं, मतलब कि उनके लिए सिक्योरिटी अवेलेबल होती है एंड रेगुलर रिटर्न मिलती है। अनलाइक शेयर होल्डर्स, इनको ऐसा नहीं किया जाता है कि हाँ अगर प्रॉफिट हुआ तो आपको शेयर मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, नहीं, उनको इंटरेस्ट दिया जाता है रेगुलर बेसिस पे। देन सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिक्स और फ्लोटिंग चार्ज ऑफ एसेट होता है तो उसको सेफ्टी मिलती है। देन अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूँ फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, तो एक परमानेंट बर्डन ऑफ इंटरेस्ट कंपनी के सर पर आ जाता है, जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब कि प्रॉफिट हो या ना हो उनको देना ही पड़ेगा। रिडक्शन इन क्रेडिट स्टैंडिंग, मतलब कि अगर कंपनी टाइमली पेमेंट नहीं कर पाई तो उसकी क्रेडिट रेटिंग जो है वो कम हो जाती है। चार्ज ऑन एसेट तो होता ही है, डेफिनेटली कोई भी एसेट मॉर्गेज रख कर ही डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं। रिडक्शन इन डिविडेंड, क्योंकि इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो डिविडेंड जो पे कर रहे हैं इक्विटी शेयर होल्डर को वो कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है डिबेंचर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग डिसएडवांटेजेस की बात करें तो नो वोटिंग राइट्स होते हैं उनको, हाई यूनिट प्राइस होता है एज कंपेयर टू द शेयर्स, इसका जो प्राइस है वो हाई होता है एंड ये अनअट्रैक्टिव होते हैं काफी सारे लोगों के लिए। देन हम एक शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस को आज डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज रिटेन्ड कमर्शियल बैंक से लोन। ओके, सो कमर्शियल बैंक का जो लोन है उसकी क्या एडवांटेजेस, उसकी मीनिंग की तरफ मैं नहीं जा रही हूँ कि बहुत सिंपल सा है, आप कर पाएंगे बुक से अपने आप। अवेलेबल फॉर स्पेसिफाइड पीरियड होता है कमर्शियल बैंक का लोन जो है, इसका रीपेमेंट ऑन फ्रॉम फ्यूचर अर्निंग हम कर सकते हैं इजी इंस्टॉलमेंट में। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को ये प्रमोट करता है, इसकी वजह से अर्निंग पर शेयर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर इंक्रीज हो जाती है एंड इट हैज, अगर रिलेशनशिप हमारा बैंक के साथ अच्छा है तो हमको इजीली जो कमर्शियल बैंक से लोन है वो मिल जाता है। एंड अगेन जैसे कि डिबेंचर्स के साथ था, यहाँ पर भी टैक्स रिलीफ मिलेगा क्योंकि इंटरेस्ट पहले डिडक्ट होगा और बचे हुए प्रॉफिट के ऊपर टैक्सेशन किया जाता है। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक। अगर मैं बात करूँ डिसएडवांटेजेस ऑफ लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक की, तो सबसे पहले तो दिस इज चार्ज ऑन एसेट है, ये एक डिसएडवांटेज है। देन का टाइम कंज्यूमिंग फॉर्मेलिटी होती है, बहुत जल्दी से लोन मिलता नहीं है, इट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड इंटरेस्ट टू बी पेड इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है एंड इट रिड्यूसेस द क्रेडिट रेजिंग कैपेसिटी। एक जगह से अगर मैंने लोन लिया है तो ऑब्वियसली कुछ मॉर्गेज रखा होगा, दूसरी जगह से मैं लोन लेने की कोशिश करूंगी क्योंकि पहले से मेरे पास काफी सारा लोन है तो मुझे वहां से कम लोन मिलेगा, क्योंकि सेम एसेट्स ही मैं मॉर्गेज कर रही होंगी तो बहुत सारी एसेट्स होती नहीं है, सब जगह मॉर्गेज हो गई एसेट्स, तो फिर कंपनी को लोन रेज करने में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दिस इज अ लॉन्ग और मिड टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो लॉन्ग टर्म एंड मिड टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस की कैटेगरी में आता है ये, इक्विटी एंड डेट फंड्स आते हैं इसके अंदर एंड प्रमोशनल टेक्निक्स एंड मैनेजरियल सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि IDBI, ICI एंड SIDBI, इस तरीके की इंस्टीट्यूशन है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अगर हम बात करें एडवांटेजेस की तो थॉरो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही ये लोन देते हैं कंपनी को, तो एक हमें एडवांटेज ये मिलती है कि उनकी एक्सपर्टीज का बेनिफिट हमें मिलता है। ये प्रमोशनल टेक्निकल एंड मैनेजरियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं अपार्ट फ्रॉम द लोन एंड वेंचर कैपिटल फंडिंग भी करते हैं, जो कि आप लोग शार्क टैंक है इस सब में देखते हैं, तो वेंचर कैपिटल जो है वर्ड आपको बहुत एलियन नहीं लगेगा। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस यहाँ से हमें मिलते हैं, ये इकोनॉमिकल सोर्स होते हैं क्योंकि इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कमर्शियल बैंक के मुकाबले में काफ़ी कम होता है एंड दे आर सेटअप स्पेशली टू हेल्प द इंडस्ट्रीज एंड फॉरेन करेंसी एंड डेफर्ड पेमेंट फैसिलिटी भी कमर्शियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है प्रोवाइड करते हैं। अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें लोन फ्रॉम
कमर्शियल इंस्टीट्यूशन से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो ये है लेंदी प्रोसीजर, क्योंकि ये काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद ही लोन प्रोवाइड करेंगे। एंड अगर बात करें रूल्स की, तो इनके रूल जो हैं काफ़ी स्ट्रिंजेंट रूल्स होते हैं एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन मैनेजमेंट भी हो जाता है। कई बार हो सकता है वो अपना कोई नॉमिनी डायरेक्टर बैठा दें कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। सो दीज आर फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जिस तरीके के लोन हम लेते हैं उसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। सो दिस वी हैव कंप्लीटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो होगा रिटेन्ड अर्निंग्स।